हेलो एवरीवन। परसिस्टेंट सिस्टम के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आज हम क्वार्टर टू के रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड रिजल्ट डिस्कशन करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स या रेटिंग दूंगा। जो रिसर्च एंड एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे मेरी तरफ से एक फाइनल इंसाइट रहेगा आप लोगों के लिए, जो आपको हेल्प करेगा परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके वाई ऑन वाई नंबर्स कैसे रहे हैं। इन नंबर्स को हम तीनों तरह से डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है, और एबिटा मार्जिन में कोई इंप्रूवमेंट है या कोई वहां पे एबिटा मार्जिन में डिटोरिएशन है। तो दोस्तों देखते हैं क्वार्टर टू FY 25 में परसिस्टेंट सिस्टम का जो रेवेन्यू था वो था 2897 करोड़ रुपए का। इस साल क्वार्टर टू FY 26 में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो है 3581 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई लेवल पे लगभग 23.5% से रेवेन्यू ग्रोथ करी है। दोस्तों बात करते हैं एबिटा मार्जिन की। लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर जो इनका एबिटा मार्जिन था वो था अराउंड 14% का। इस साल क्वार्टर टू में जो एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया है दैट इज 16.3% का। मतलब एबिटा मार्जिन में 2.3% की ग्रोथ हुई है। आप ये कह सकते हो 230 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो हमें ये एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट से पता तो लग गया है कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देने वाला है। दोस्तों प्रॉफिट का नंबर देख लेते हैं। क्वार्टर टू FY 25 में जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो था 325 करोड़ रुपए का। अभी जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है दैट इज 471 करोड़ रुपए का। मतलब 45% की प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करी है। दोस्तों किसी भी आईटी कंपनी ने जो अब तक रिजल्ट आए हैं, चाहे टेक महिंद्रा ले लो, चाहे HCL ले लो, चाहे TCS ले लो, किसी भी आईटी कंपनी ने इस तरह से कोई प्रॉफिट नंबर में ग्रोथ रिपोर्ट नहीं करी है। बट परसिस्टेंट सिस्टम अब तक जो आईटी रिजल्ट आए हैं उसमें पहला प्लेयर निकला है जिसने अपने प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ करी है एंड रेवेन्यू में लगभग 23% की ग्रोथ करी है। दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कैसे रहे हैं। तो इस साल क्वार्टर वन FY 26 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 3334 करोड़ रुपए का। और जैसे हमने डिस्कस किया क्वार्टर टू का जो रेवेन्यू है वो 3581 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.4% से रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। बात करें यदि इबिट्टा मार्जिन की, क्वार्टर वन के अंदर जो इबिट्टा मार्जिन थे वो थे 15.5% के। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया जो क्वार्टर टू में इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट करे हैं वो 16.3% के। मतलब यहाँ पे भी 80 बेसिस पॉइंट से EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ होगा। क्वार्टर वन के अंदर जो प्रॉफिट था वो 425 करोड़ रुपए का था। अभी जो क्वार्टर टू के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो 471 करोड़ रुपए का है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% की प्रॉफिट ग्रोथ है। दोस्तों आप देखो TCS का नंबर आया, HCL टेक का नंबर आया, उनका वाई ऑन वाई लेवल पे भी 10-11% का प्रॉफिट नहीं था। परसिस्टेंट सिस्टम का क्यू ऑन क्यू लेवल पे 11% की प्रॉफिट ग्रोथ। मतलब आपने देखा यहाँ पे कि परसिस्टेंट सिस्टम ने अब तक जो तीन कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, भले वो TCS हो, चाहे HCL हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, इन तीनों के रिजल्ट को आउट परफॉर्म किया है। वो तीनों प्लेयर्स इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं, लार्ज कैप कंपनीज है, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम एक मिड कैप कंपनीज है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम ने उन तीनों कंपनीज की ग्रोथ को बहुत इजीली बीट किया है और बहुत बड़े नंबर से बीट किया है। दोस्तों बात कर लेते हैं जो हमारा किसी भी कंपनी को शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है उससे एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम का बिजनेस वहां पे फिट बैठता है या नहीं बैठता है। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो है कि वो कंपनी सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करनी चाहिए। मतलब ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो किसी एंड कंज्यूमर को, किसी इंसान को प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है और ऑन द स्पॉट वो इंसान उस कंपनी को पेमेंट कर देता है। मतलब कैश फ्लो कभी रुकने वाला नहीं है, कोई रिसीवेबल का पंगा नहीं रहेगा। और उस कंपनी का बिजनेस इतना डाइवर्सिफाई हो जाएगा कि लाखों करोड़ों आदमी, लाखों करोड़ों लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस लेंगे। तो कभी वो एक इंसान पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगी अपना रेवेन्यू बनाने के लिए। एंड जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन कौन से सेगमेंट इस सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर में आते हैं। लाइक रिटेल बिजनेस हो गया जिसमें वैल्यू फैशन सेगमेंट हो गया, रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट हो गया। बात करें हॉस्पिटल बिजनेस की, इसमें डायग्नोस्टिक बिजनेस भी हो गया। बात करें इंटरनेट बेस्ड बिजनेस की, जहां पे इंसान कोई भी चीज ऑर्डर करता है तुरंत उसकी पेमेंट कर देता है। हॉस्पिटल में जब जाता है तो निकलने से पहले पेमेंट करके आता है। डायग्नोस्टिक में अपना जब ब्लड टेस्ट कराने जाता है तो पहले ही पेमेंट देता है, रिपोर्ट 2 दिन बाद में आती है। दोस्तों आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जिन बिजनेस की बात कर रहा हूं ये सब बिजनेस सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम को यहाँ पे कंपेयर करते हैं क्या उस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग परसिस्टेंट सिस्टम को जो इनका रेवेन्यू आता है
वो उनके मेजर मेजर B2B क्लाइंट से आता है। इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो यूएस से यूरोप के अंदर हैं। और इनका जो टॉप 10 क्लाइंट्स का जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 30-40% के आसपास में होता है। मतलब एक क्लाइंट लगभग अपने टोटल रेवेन्यू का 3 से 4-5% भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यहाँ पे यदि एक क्लाइंट भी चला गया तो बहुत बड़ी रिस्क है रेवेन्यू के डिटोरेशन होने में। तो दोस्तों एज पर माई अंडरस्टैंडिंग परसिस्टेंट सिस्टम सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है। बट दोस्तों कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिनको आईटी सेक्टर से काफी लगाव होता है और वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बाकी के पैरामीटर डिस्कस कर रहा हूं। बट जो इन्वेस्टर्स आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, केवल सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए जो परसिस्टेंट सिस्टम है वो कंपनी उनकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बनी है। बट जो आईटी सेक्टर में करना ही चाहते हैं उनके लिए बाकी पैरामीटर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनका वाई ऑन वाई सेल्स ग्रोथ अपन ने देखा 23 से 25% से आ रहा है, मतलब 20% ज्यादा है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। हमारा क्राइटेरिया होता है कि 20% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है दैट इज 45% का, तो ये भी इन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। अब बात करते हैं इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो 20% से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो परसिस्टेंट सिस्टम का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अराउंड 25-30% के आसपास में है, तो वो क्राइटेरिया भी इन्होंने फुलफिल कर लिया। अब बात करते हैं सीएफओ पॉजिटिव होने की, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम का वो पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। हाँ, परसिस्टेंट सिस्टम को वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों सिचुएशन में बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है। मतलब ये बिजनेस ने अच्छा खासा अपना ऑपरेटिंग लीवरेज लिया है और जितनी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है उससे बहुत ज्यादा ही अपनी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर करी है। तो आप कह सकते हो बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज इस बिजनेस को मिला है। बात करते हैं एफआई जो डीआईज होल्डिंग की। बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर एफआई जो डीआईज की होल्डिंग है, अभी जस्ट मैं देख रहा था डीआईज की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर के अंदर डीआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। कुछ एफआईज ने होल्डिंग घटाई है बट कुछ डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कंसिस्टेंटली इस बिजनेस के अंदर अपनी खुद की होल्डिंग बढ़ाई जा रहा है। मतलब मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का म्यूचुअल फंड है वो परसिस्टेंट सिस्टम को लेके काफी बुलिश है। अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं वैल्यूएशन प्रोस्पेक्टिव से, जो हमारा सबसे लास्ट पैरामीटर होता है। हम ये देखते हैं यदि बाकी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं तो हम लास्ट में वैल्यूएशन वाला पैरामीटर भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि बाकी के पैरामीटर अच्छे नहीं होते, वैल्यूएशन वाले पैरामीटर का डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं रहता। बट यहाँ पे बाकी के पैरामीटर बहुत अच्छे डिलीवर हुए हैं, तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाला पैरामीटर भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो वैल्यूएशन का पैरामीटर है वो फॉरवर्ड पैग रेशियो होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आता है। करंटली परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है। एज सच परसिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट की तरफ से कोई रेवेन्यू ग्रोथ का प्रॉफिट ग्रोथ का कोई गाइडेंस नहीं होता है। बट जो लास्ट के लगभग 2-3 सालों से जो इनकी कंसिस्टेंट डिलीवरी आई है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर, वो मान के चल रहे हैं अराउंड 25 से 30% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो जाएगा। बिकॉज इनको ऑपरेटिंग लिवरेज ही मिलता है। रेवेन्यू अराउंड 22-23 25% से ग्रोथ होगा, प्रॉफिट इनका अराउंड 25 से 30% के आसपास ग्रोथ हो सकता है। तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आज के स्टॉक प्राइस पे एक साल बाद में क्या इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है। तो दोस्तों 50 की पी लगभग 30% का प्रॉफिट ग्रोथ, तो फॉरवर्ड लगभग इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आएगा वो 35 से 40 के बीच में निकल के आएगा। ये कितने परसेंट का ग्रोथ इंजन है? प्रॉफिट के टर्म में अराउंड 30% का, रेवेन्यू के टर्म में अराउंड 25% का। तो यदि इसको प्रॉफिट के टर्म से कंपेयर करें फॉरवर्ड पैक निकालने के लिए, तो हमारी किस तरह से कैलकुलेशन बैठेगी? हमारा जो फॉरवर्ड पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज अराउंड लगभग 35 से 40 का, बटे में किसका डिवाइड करेंगे? ग्रोथ का, दैट इज लगभग 25 से 30। मतलब जो इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आ रहा है वो 1 से 1.5 के बीच में निकल के आ रहा है। एंड दोस्तों जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि हम उन हाई ग्रोथ बिजनेसेस को पिक करते हैं जहां पे फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से 2 के बीच में आ रहा हो। मतलब यदि हाई ग्रोथ बिजनेस है जो अराउंड 30-40-50% से ग्रोथ कर रहे हैं और इनका यदि फॉरवर्ड पैग 1 से 1.5 और 2 के बीच आ रहा है मैक्सिमम, तो हमें वो बिजनेस अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारे 7 क्राइटेरिया में से ये बिजनेस 6 क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया मतलब जो लोग सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए परसिस्टेंट सिस्टम नहीं बना है। बट जो लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, जिनको आईटी सेक्टर से काफी जुड़ाव है, काफी समझते हैं आईटी सेक्टर को, वो लोग परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर को कंसिडर कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। दोस्तों जस्ट मैंने मेरी तरफ से एनालिसिस बताया है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लोगे कोई इन्वेस्टमेंट करने का। मेरी तरफ से कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो खुद आपको बोलता हूं कि मैं केवल सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। सो दोस्तों आपका कैपिटल है, आपका रिस्क है, आप अच्छे से रिसर्च करना, अच्छे से एनालिसिस करना, उसके बाद ही डिसाइड करना
कि आपको परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अभी क्वार्टर 2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आएंगे। इसमें से जो हाई ग्रोथ डिलीवर करने वाली कंपनीज होगी उनकी बिजनेस की एनालिसिस करके यहाँ पे वीडियोज में अपलोड करने वाला हूं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।